हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में एग्जामिशन के चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। हमने इसकी क्विक रिवीजन कर ली थी। अब हम इसके सारे एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि हमें एग्जांपल्स के थ्रू क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। नाउ एग्जांपल 1, पेज नंबर 3, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयरऑफ। अगर ऐसी कोई सर्विसेज है जो कि किसी और को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बट गोइंग कंसर्न मतलब कल होके उस बिजनेस को वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। जो रिसिपिएंट है वो उसको काम करेगा, उसी एक्टिविटी में काम करता रहेगा वो, तो ऐसे को एग्जेम्प्ट कर दिया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस की मतलब चावल को लेकर अगर कोई लोडिंग, अनलोडिंग और पैकिंग, स्टोरेज है तो उसको भी एग्जेम्पशन है। अब चलते हैं इस एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड सप्लायर। Example number 3, services provided by the central government, state government, union territory, local authority, where the consideration for such services does not exceed 5,000। अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्विसेज दे रही है जिसका कंसिडरेशन 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तो उस पर एग्जेम्पशन है। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो 12AA12AB में रजिस्टर्ड है, अगर वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर उनकी चैरिटेबल एक्टिविटी पे एग्जेम्पशन है। Example number 6, page number 4, services provided to the central government, state government, union territory under any insurance scheme जिसकी जो टोटल प्रीमियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, या फिर कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहे हो जिसका खर्चा 75% से ज़्यादा सरकार उठा रही है, तो उसको एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड सप्लायर एंड स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, जैसे कि सर्विसेज बाय ऑफ ESI जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, या नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्पशन है। पेज नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 10, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2017 को, देयर आफ्टर जो भी है ये सब कहानी है। अब चलते हैं। ऑल्दो effective date mentioned in the notification was inserted, date explanation was 27th of July 2018. Said explanation will be effective from the inspection of entry in notification 20 of September and not 27th of July 2000। मतलब ये सारा एग्जाम्पल ही है नोटिफिकेशन को लेकर कि कब वैलिड किया जाएगा, माना जाएगा। तो हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आया है 28 जून 2017 को, केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम कि भाई 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट होगा। फिर न्यू एंट्री आई जो कि इंसर्ट किया गया 21 सितंबर 2017 को। सब्सिक्वेंटली एन एक्सप्लेनेशन वाज आल्सो इंसर्टेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एंट्री 35 बाई इशू ऑफ अ नोटिफिकेशन। अब 26 जुलाई 2018 को एक और नोटिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया विद इन 1 ईयर ऑफ द इंसर्शन ऑफ एंट्री के 1 साल के अंदर अंदर, जब भी वो नया एंट्री इंसर्ट हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर नया एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया है। Although the effective date mentioned in the notification was inserted, said explanation was 27th of July 2018। जो इंसर्शन डेट है वो 27th ऑफ जुलाई है 2018, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन की जो वैलिडिटी है वो, क्योंकि वो 1 साल के अंदर ही एक्सप्लेनेशन आ गया है, तो जिस दिन वो एंट्री नंबर इंसर्ट हुआ था जैसे कि 21 सितंबर 2017, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर ही जब वो नोटिफिकेशन आ जाती, एक्सप्लेनेशन ऐड हो गया, तो वो माना जाएगा इफेक्टिव 21 सितंबर 2017 से ही, मतलब पुरानी डेट से ही, ना कि वो 27 जुलाई 2018 से, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उसी दिन से। ठीक है। पेज नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 11, शिक्षा अकेडमी an educational institute run by Sar Seva Trust, a charitable trust registered under section 12AB of the Income Tax Act। एक शिक्षा अकेडमी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि सर सेवा ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12AB में रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के, वो चला रहे हैं। ठीक है।
हैज़ ऑर्गेनाइज्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ओल्ड एज पीपल के लिए जिनकी एज 65 से ज़्यादा है। बेंगलोर सिटी में किया है, एक अर्बन एरिया में। सर्विसेज प्रोवाइड बाय शिक्षा अकेडमी डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। अब ये चाहे 12 में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये जो सर्विसेज दे रहे हैं क्या वो चैरिटेबल एक्टिविटी है? नहीं। द एक्टिविटी रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये एडवांसमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि 65 ईयर्स के अब एज के लोगों के लिए है। तो आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, उसको चैरिटेबल एक्टिविटी में माना जाएगा लेकिन तभी जब ये गांव वाले एरिया में हो, रूरल एरिया में किया जाए। ये तो साफ साफ लिख रहे हैं ये अर्बन एरिया में किया जा रहा है, इसलिए ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, KMPVN। KMVN सप्लाइज न्यूमरस सर्विसेज, वो बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, नेमली मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, कैटरिंग सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं, एकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हैं टू पिलग्रिम्स जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे के लिए जो ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं जो KMVN जो एंटिटी है वो ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, रिलीजियस सर्विसेज दे रहे हैं, पिलग्रिम्स रिलीजियस पिलग्रिम के लिए सर्विस दे रहे हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो सब एग्जेम्प्ट है। फिर है एग्जाम्पल नंबर 13, भाव्य ज्योति फाउंडेशन जो कि 12AB में 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड है। अब वो योगा मेडिटेशन कैंप करवा रहे हैं ओल्ड एज पीपल के लिए। ठीक है, नाउ GST वुड बी एग्जेम्प्ट ऑन द सेम सर्विसेज बाय द एंटिटी रजिस्टर्ड सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स, क्योंकि अब वो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन धर्म के लिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं या योगा के लिए कर रहे हैं, तो योगा को क्लियरली एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो रिलीजियस एक्टिविटी को एग्जेम्प्ट किया ही है, यहाँ योगा को भी एग्जेम्प्ट किया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेज नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 14, मानवता संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। मानवता संस्थान सबसे पहले देखेंगे वो रजिस्टर्ड है यानी 12AB में। ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज किया बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप टीनेजर्स के लिए बास्केटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। GST would be exempt on the same as services provided by the entity registered 12AB by way of training और coaching in sports। वो ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है क्योंकि 12AB में ये रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल 15, रामानंद जोशी प्रीस्ट एक पुजारी है। रामानंद जोशी पुजारी जी हैं और उन्होंने 12,000 चार्ज लिया है रिलीजियस सेरेमनी कराने के लिए घनश्याम के बेटे के बर्थडे पे, तो ये तो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है। द अमाउंट चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, उस पर पूजा पाठ पे कोई GST नहीं है। एग्जाम्पल 16, दुर्गा देवी ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। तो देखो सबसे पहले 2 लाइनों में तो ये बता दें ये ट्रस्ट 12AB में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स ओन एंड मैनेज अ टेम्पल इन दियर लोकेलिटी, अपनी वहाँ पे एक मंदिर को मैनेज करते हैं। इट रेंट्स द कमर्शियल शॉप, और वो कमर्शियल शॉप को उन्होंने किराए पे दे दिया। तो हमने देखा था कमर्शियल शॉप है वो 10,000 से नीचे होना चाहिए, मतलब 9,999 पर मंथ उसके रेंट होने चाहिए। कंसिडरेशन सो रिसीव्ड इज लायबल टू GST। अब इस पे GST आ जाएगा क्योंकि ये 10,000 है। As such services are exempt only when the consideration is less than 10,000। अगर लेस देन है 10,000 मतलब 9,999 है पर मंथ तभी एग्जेम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 17, सर्वोदय ट्रस्ट ए रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10(2)(23) BBA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उनसे मैनेज है गुरुद्वारा। सर्वोदय ट्रस्ट है, एक रिलीजियस ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। ठीक है, वो गुरुद्वारा ओन करते हैं। एंड इट रेंट्स द कम्युनिटी हॉल, उन्होंने कम्युनिटी हॉल रेंट पे दे दिया गुरुद्वारा का जिसका रेंट है 9,000। तो ठीक है ना, पर डे, तो पर डे की उसमें लिमिट है कम्युनिटी हॉल कल्याण मंडप इस टाइप से, जिसमें कि 10,000 पर डे नहीं होना चाहिए, मतलब 9,999 पर डे होना चाहिए। तो यहाँ तो 9,000 ही है। द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो जो कंसिडरेशन रिसीव किया वो एग्जेम्प्ट है GST से एज द कंसिडरेशन इज लेस देन 10,000 पर डे, क्योंकि कंसिडरेशन 10,000 से नीचे है। Example 18, Moolchand has leased out to farmer तुलसीदास a vacant land for agriculture। जो मूलचंद है उन्होंने
किसान को, एक तुलसीदास किसान है, उनको अपनी ज़मीन दे दी है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। द लैंड हैज़ अ ग्रीन हाउस एंड अ स्टोरेज शेड विच आर इंसिडेंटल टू इट्स यूज फॉर। तो लैंड में ग्रीन हाउस है, स्टोरेज शेड है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए ही यूज होता है। सच सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड, जो सर्विसेज है वैकेंट लैंड को लीजिंग करने का, विद ग्रीन हाउस और स्टोरेज शेड विच इज इंसिडेंटल टू इट्स यूज, मतलब उस फार्मिंग के लिए ही यूज होने वाला है वो जो शेड है, वो स्टोरेज शेड है। तो इसके केस में ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा पूरा का पूरा। तो एग्रीकल्चर, तो यूज फॉर एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उस पर जीएसटी नहीं है। अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर 26। धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी DIT, ए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन MP। वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है MP में। ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, वो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी कराते हैं। ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग द डिस्टेंस लर्निंग पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाय DITI रिकॉग्नाइज। और वो जो भी काम करते हैं वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, जो भी डिग्री प्रोवाइड करते हैं रिकॉग्नाइज बाय लॉ है। और द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से भी ऑर्गेनाइज, मतलब अप्रूव्ड है। Since DIT imparts education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by the Indian law, the same is an educational institution, तो उसको educational institution treat किया जाएगा। Example number 20, Little Ways Public School is a school located in Tamil Nadu। लिटिल वेज पब्लिक स्कूल है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। उस स्कूल के दो ब्रांचेस हैं, एक प्री स्कूल है, एक हायर स्कूल है, दोनों ही CBSE एफिलेटेड है। ठीक है, प्री स्कूल और हायर स्कूल दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे, तो इसलिए लिटिल वेज पब्लिक स्कूल क्वालिफाइज हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाएगा। और ये अगर अपने स्टाफ स्टूडेंट के लिए अगर कुछ भी सर्विसेज देते हैं तो एग्जामिशन की कैटेगरी में आएंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 21, पेज नंबर 27। काला दृष्टि ITI गोरखपुर इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स। वो स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराते हैं ITI वाले। सिंस कोर्स ऑफर्ड बाय ITI आर नॉट इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट, एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय इट इज not approved by vocational institute defined horizontally, it does not qualify as educational institute। अगर ITI जो काम करवा रही है, जो स्किल डेवलप कर रही है, उसको वोकेशनल एजुकेशन ट्रेट होना चाहिए, वो वोकेशनली नोटिफाइड होना चाहिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 में। अगर वो नहीं है तो उसको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं मानोगे। ITI का नाम देखते ही वो अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22, सुपर माइंड्स, एग्जाम पेज नंबर 29 है। सुपर माइंड्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट इन रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वो IBPS में बैंकिंग की सिलेक्शंस के लिए कोचिंग करवा रहे हैं, इस पे कोई एग्जामिशन नहीं है। ठीक है ना, इज नॉट एन एजुकेशन, इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रीट नहीं किया है प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को। तो वो प्राइमरी स्कूल और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई लॉ, उनको एग्जामिशन, ना कि प्राइवेट एजुकेशन को ये एग्जाम्प्ट नहीं है। चलते हैं आगे और हम आ गए हैं पेज नंबर 37। तो आई थिंक यहाँ से हमें नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो ये लैपटॉप बंद हो जाएगा। मुझे चार्जर ढूंढना पड़ेगा, चार्जर का है, फिर मैं चार्जर लगा के फिर कंटिन्यू करता हूँ आगे के एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।